आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सफल होंगे। आज हम कक्षा 7 वसंत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियां। बच्चों, अब आपने बहुत सारी नदियों के नाम सुने होंगे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये नदियां कहाँ से आती हैं? बिल्कुल, ये नदियां किसी न किसी पहाड़ से ही आती हैं। तो हमारे देश की जो अधिकांश नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से निकलती हैं अर्थात हिमालय उनको जन्म देता है। तो जन्म देने वाला क्या होता है? पिता होता है। और जिसका जन्म होता है पिता के द्वारा वो बेटा या बेटियां होती हैं। तो हमारे यहाँ नदियाँ चूँकि स्त्रीलिंग का पर्यायवाची हैं, इस वजह से बेटियां कही गई। तो हिमालय की बेटियां से तात्पर्य है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो आइए जानते हैं लेखक ने नदियों के बारे में क्या कहा है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जानते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत का मतलब बहुत ही पढ़ी लिखी, होशियार, बुद्धिमान, जिसे आप समझ सकते हो। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यहाँ पर बात नदियों की हो रही है, नदियों की धारा में डुबकी लगाने की बात हो रही है। और कैसे डुबकी लगाता था लेखक? जैसे माँ की गोद हो, दादी की गोद हो, मौसी की गोद हो या मामी की गोद हो। आइए आगे जानते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना। यहाँ हम जान लें कि लेखक को आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि लेखक ने मैदानी भागों में नदियों के विशाल रूप को देखा है, लेकिन जब वो हिमालय गए तो वही नदियाँ इतनी दुबली पतली थीं कि लेखक को आश्चर्य हो रहा था कि क्या ये वही नदियाँ हैं जो मैदान में इतनी चौड़ी और विशाल है। बहरहाल आगे जानते हैं। हाँ, नदियों के बारे में कह रहे हैं कि ये खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक ने यहाँ पर यही कहा कि ये जो हिमालय की नदियाँ हैं, जब हिमालय में रहती हैं तो बड़ी नटखट रहती हैं, दुबली पतली सी रहती हैं, लेकिन जब मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं तो बड़ी शांत हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं। उसी प्रकार से जैसे एक बच्ची बचपन में बहुत चंचल होती है और जैसे ही वो बड़ी उम्र में पहुंचती है तो वो बड़ी गंभीर हो जाती है, शांत हो जाती है। आइए आगे जानते हैं लेखक क्या कह रहे हैं। अब चूँकि नदियाँ हिमालय से बड़ी तेज़ी से बह रही हैं, तो लेखक ने क्या कहा उनके बारे में। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो इस पैराग्राफ का अर्थ ये है कि चूँकि नदियाँ वहाँ से भागी जा रही हैं तो लेखक को लगता है कि ये कहाँ भागी जा रही हैं। हिमालय इतनी सुंदर जगह है, यानी इनके पिता यानी हिमालय का जो घर है वो क्या है, वहाँ पर बंधुर अधित्यकाएँ हैं, मतलब ऊंची ऊंचे पठार हैं। बंधुर अधित्यका का मतलब होता है पठार। सरसब्ज उपत्यका का मतलब होता है हरी भरी घाटियाँ।
और लीला निकेतन माने खेलने का घर। अर्थात हिमालय का इतना अच्छा हरी भरी घाटियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पठार है, सुंदर घर है, तो आखिर इन सबको छोड़ के नदियाँ कहाँ भागी जा रही हैं? अगर इनकी प्यास यहाँ नहीं बुझती तो कहाँ बुझेगी? ये लेखक के विस्मय का विषय है। आइए जानते हैं लेखक क्या उत्तर पाते हैं इनके बारे में। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल अर्थात कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो इस पैराग्राफ का अर्थ जानते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या हैं? ये दो हिमालय की सबसे बड़ी नदियां हैं। यद्यपि हिमालय की 3 ऐसी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कि यही 3 नदियां सीधे हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में जाकर के मिलती हैं। और इन्हीं 3 नदियों में छोटी बड़ी सारी नदियां आकर के मिलती हैं। इसीलिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लिया। यद्यपि इन्होंने यहाँ पर गंगा का नाम बाद में लिया है, लेकिन ये गंगा से भी दोनों बड़ी नदियां हैं, इसलिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम इन्होंने लिया। अच्छा, ये कहा लेखक ने कि ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, अर्थात ये हिमालय से जो बर्फ़ पिघलती है वही बर्फ़ पिघल करके इन नदियों के रूप में बहती हुई हिमालय से जा कर के मिल जाती हैं। और इसीलिए लेखक ने कहा कि इन हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय किसको मिला? समुद्र को मिला। अर्थात एक रिश्ते की बात करें तो समुद्र नदियों के पति हैं और समुद्र हिमालय के दामाद हुए। बहरहाल आगे जानते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। देखिए वही बात आ गई। अर्थात हम लोग अगर पहाड़ ना जाएं, इलाहाबाद जाएं तो गंगा को देखें, या पूर्वोत्तर में जाएं वहाँ ब्रह्मपुत्र को देखें, या पाकिस्तान में जाएं जहाँ सिंधु नदी बहती है, इन विशाल नदियों को अगर हम देखें, या अन्य दूसरी नदियों को, यमुना को देखें, गंडक को देखें, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, किसी को भी देखें, तो ये मैदानी क्षेत्रों में बहुत धीरे बहती हैं, विशाल रूप धारण करके बहती हैं। तो हम कभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये हिमालय की गोद में बहुत ही दुबली पतली हैं और बड़ी चंचलता से भागती हैं, खेलती हैं, दौड़ती हैं। और दौड़ करके कहाँ जाती हैं? किससे मिलने को आतुर हैं? उत्तर मिल गया, समुद्र से मिलने को आतुर हैं। कहाँ भागती जा रही हैं नदियाँ? समुद्र से मिलने जा रही हैं। इसीलिए लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहा, और नदियाँ जो हैं वो हिमालय की पुत्री हुई और समुद्र की पत्नियाँ हुई। अब देखें लेखक आगे क्या कहते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे में पहुँचेगा। तो यहाँ पर एक पौराणिक कथा का उल्लेख किया लेखक ने, और उस पौराणिक कथा में बेतवा यानी बेत्रवती जो उस समय नाम था उसका जिक्र किया गया है। और
उस जिक्र में उस नदी को एक प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, प्राचीन काल से ही नदियों को स्त्री के रूप में देखा जाता है, कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पुत्री के रूप में, कभी प्रेमिका के रूप में, ये देखा जाता है। यही बात लेखक ने यहाँ पर हमें बताई है। और लेखक ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति अलग अलग नदियों को देखेगा, पहाड़ में देखेगा अलग और मैदान में आकर के देखेगा अलग, तो वो इन्हीं रूपकों में नदियों को देखेगा। रूपक मतलब ऐसा ही आरोप लगाएगा नदियों पर कि ये नदियाँ कोई निर्जीव प्राकृतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये सचेतन है, इनके अंदर चेतना है, प्राण है, जीव है, ये कोई स्त्री का रूप धारण किए हुए बह रही हैं। बहरहाल आगे जानते हैं। काका कालेलकर एक विद्वान थे, गांधी जी के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो जानते हैं इन्होंने नदियों के बारे में क्या कहा था। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से ही पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो वो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लो थिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, लगा मैं गुनगुनाने। बिल्कुल हिमालय की नदियाँ इतनी पवित्र हैं कि आप कितने भी थके हों, कितने भी अलचाए हुए हों, कितने भी निराश हों, अगर उन नदियों से एक बार आप हाथ पैर ही धो लेते हैं, स्नान करना तो बड़ी बात हो जाएगी, हाथ पैर ही धो लेते हैं तो निश्चित रूप से आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, बिल्कुल फुर्तीला महसूस करेंगे। ये होता है नदियों के जल का जादू, और लेखक ने यहाँ पर इस बात का प्रमाण भी दिया। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा था? लोक माता। लोक माता का मतलब होता है संसार की माता। अब संसार की माता कैसे हैं आगे हम बताएंगे। बहरहाल लेखक क्या गुनगुनाने लगा सतलज नदी के बारे में, क्या कहते हैं? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये एक तरीके से प्रशस्ति है, प्रशंसा है सतलज नदी की लेखक ने किया है। और क्या कहा है कि जो मेरा मन हुआ मुदित मन हटा खुमारी, इस लाइन का अर्थ जान ले तो मुदित मन होता है सुंदर, प्रसन्न। मेरा मन प्रसन्न हो गया, सुंदर हो गया, और तुम्हारे जल ने जब खुमारी हटा दी, खुमारी मतलब आलस्य, नशा, उसको हटा दिया। तो ये हो गया सतलज नदी की प्रशस्ति, प्रशंसा। आगे जानते हैं। इस लेख में लेखक ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो उन प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक में लिखना है और लिख करके मुझे भेजना है, तो मैं समझ सकूंगा कि कितना आपकी समझ में आया है पाठ। तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न। मैं इसकी व्याख्या करूंगा और व्याख्या के अनुरूप ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है और अपने आप लिखने की कोशिश करना है। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना है, लेकिन कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेगा, जो कि मुझे कुछ लोगों के प्रश्नों के उत्तर ऐसा देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी ईमानदारी से लिखिएगा और स्वयं लिखने की कोशिश करिएगा, और ये विश्वास करिए कि जो भी आप लिखेंगे वो अच्छा ही होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। तो जो लेखक नागार्जुन है इस पाठ के, उन्होंने नदियों को सबसे पहले तो हमने देखा कि बेटियों के रूप में देखा है, क्योंकि हिमालय की बेटियां कहा उन्होंने, तो एक बेटियों के रूप में देखना हो गया। फिर महाकवि कालिदास की चर्चा की उन्होंने, जिसमें नदी बेतवा थी, उनको एक प्रेमिका के रूप में देखा उन्होंने।
फिर हमने एक जगह ये भी देखा कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नदी हिमालय को ससुर कहा गया और समुद्र को दामाद कहा गया। तो एक अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि नदी को पत्नी के रूप में भी देखा। और फिर एक जगह हमने देखा कि काका कालेलकर ने उल्लेख किया लोक माता का, तो हम जानते ही हैं। और एक जगह लेखक ने सतलज नदी को बहन के रूप में देखा। तो इस प्रकार से हम कुछ अर्थ ऐसे देख सकते हैं कि नदी को लेखक ने माँ के अलावा बेटी माना, बहन माना, प्रेमिका माना और पत्नी माना। तो इस प्रकार से इसके उत्तर हम लिख सकते हैं। दूसरा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ही ये हिमालय की जो दो सबसे बड़ी नदियां हैं, जिसमें से हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियां आकर के मिलती हैं। दूसरी बात, हिमालय की एक एक बूंद से ही इन दो बड़ी विशाल नदियों का निर्माण हुआ है। तीसरा, यही वो नदियां हैं जो हिमालय की सबसे बड़ी नदियां हैं, सबसे लंबी नदियां हैं और हिमालय से निकल कर के सीधे ये समुद्र में जा कर के मिलती हैं। तो ये 3-4 विशेषताएं आप लिख दीजिएगा और अगर आपको कुछ समझ में आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो इसकी व्याख्या हम इस तरीके से करेंगे कि एक माता अपने बच्चे का पोषण करती है। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ अपने दूध से उसका पालन पोषण करती है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, माँ दूध नहीं पिला सकती हैं, तो फिर गाय का भी दूध पिलाया जाता है बच्चों को। गाय के दूध से बच्चों का पोषण होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है, क्योंकि माँ की तरह गाय भी पोषण करती है। अब जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो उसे अनाज की आवश्यकता होती है, जल पीने की आवश्यकता होती है, पानी की तरह तरह की आवश्यकताओं के लिए पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता होती है। और उस समय जल का सबसे बड़ा स्रोत, प्राचीन काल में जल का सबसे बड़ा स्रोत नदियाँ ही थीं। तो नदियों के जल से व्यक्ति खेती करता था, सिंचाई करता था और खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए सभी तरह से नदियों के जल का ही प्रयोग करता था। अर्थात नदियाँ ही मनुष्य का पालन पोषण करती हैं अपने जल से। तो ठीक वैसे ही जैसे माता अपने दूध से अपने बच्चे का पोषण करती है, उसी प्रकार से नदियाँ अपने जल से पूरे संसार का पोषण करती हैं। इसीलिए नदियों को संसार की माता अर्थात लोक माता कहा जाता है। और अगला प्रश्न, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की है कि किस प्रकार वो अपने पिता की गोद में अर्थात हिमालय की गोदी में कल कल छल छल बहती हैं, दुबली पतली हैं। और हिमालय की जो बंधुर अधित्यकाएँ हैं, मतलब मुकुटधारी जो पठार हैं, उनकी प्रशंसा की। सरसब्ज अधित्यकाएँ हैं अर्थात जो हरी भरी घाटियाँ हैं, उनकी प्रशंसा की। नदियों का जो लीला निकेतन है, जिसमें देवदार, चीड़ इत्यादि के वृक्ष भरे पड़े हैं, वहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, उनकी प्रशंसा की। सतलज नदी के जल की प्रशंसा की, जिसके स्पर्श से लेखक की खुमारी उतर गई। तो ऐसे ही कुछ और प्रशंसाएं आप अपने आप से भी बना करके लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए इन 4 प्रश्नों के उत्तर। आप जो मैंने व्याख्या कर दिया है इसी के अनुरूप आपको लिखना है और अपने आप भी अगर आप कुछ लिख सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और लेख से आगे नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम। तो इसमें मैं केवल एक काम आपको देता हूँ कि आपको कहीं से भी नदियों या हिमालय के संदर्भ में अगर कोई कविता मिलती है तो वो कविता आप, छोटी सी कविता 10 लाइन 12 लाइन की जो भी हो, वो आप कविता लिख करके मुझे भेज सकते हैं। ये आपके लिए एक और
एडिशनल होमवर्क है। तो उम्मीद है आपकी समझ में पाठ पूरी तरह से आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपने प्रश्नों को उत्तर लिखकर मुझे भेजिएगा, जिससे मुझे संतोष होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में कितना आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।